1 जनवरी 2003 को नए साल पर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। एक बॉडी एक कंक्रीट ड्रेनेज नाले में पाई गई। लड़की लगभग 19 साल की थी और जल्दी पता चला कि वो कैलिफोर्निया की फिल्मोर की वैलेरी ज्वाला विल्सन थी। इस खोज ने इलाके के लोगों को चौंका दिया। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वैलेरी ज्वाला विल्सन का जन्म 20 अगस्त 1983 को सांता पौला कैलिफोर्निया में हुआ था, जो केविन और मिशेल ज्वाला की सबसे बड़ी बेटी थी। समय के साथ उसे छोटी बहनें जेसिका और क्रिस्टीन और एक भाई केविन मिला। छोटे केविन के जन्म के कुछ साल बाद ज्वाला परिवार फिल्मोर में शिफ्ट हो गया। वैलेरी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई किया। उसका सपना प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने का था। सर्दी की छुट्टी के दौरान 2002 में वैलेरी अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए घर लौट आई। शाम में उसने अपनी बहन जेसिका और मां मिशेल के साथ घर को त्योहारों के लिए सजाते हुए बिताई। नए साल की शाम पर उसने अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में मिलने का प्लान बनाया, जिसकी तैयारी उसकी दोस्त डेनिस ने किया था। बदकिस्मती से फिल्मोर में आमतौर पर कम जुर्म दर के बावजूद इस घटना ने पुलिस और इलाके के लोगों को शॉक कर दिया। नए साल की शाम 31 दिसंबर 2002 को वैलेरी पार्टी में शामिल हुई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। उस रात वैलेरी को आखिरी बार देखा गया था। 1 जनवरी 2003 की सुबह वैलेरी की मां ने नोटिस किया कि उसकी बेटी घर वापस नहीं आई है। मिशेल ने पड़ोस में और अपने जानने वाले से पूछताछ की, लेकिन वैलेरी का कुछ पता नहीं चला। फिर परिवार ने वेंटूरा काउंटी पुलिस के पास उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि वैलेरी से आखिरी मुलाकात को 24 घंटे बीत चुके थे। मिशेल को शक था कि कुछ गलत हुआ है। उसी दिन लगभग 10 बजे एक और घटना घटी। एक आदमी जब एक कार गुजरी तो उसे किनारे जाना पड़ा और उसने एक कंक्रीट ड्रेनेज नाले में जुर्म के सबूत पाए। उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब जांचकर्ता पहुंचे तो उनका शक सच साबित हुआ। पता चला कि वो वैलेरी ज्वाला थी। वैलेरी जिस हालत में मिली थी, इससे पुलिस परेशान हो जाती है। ये मामला वेंटूरा काउंटी पुलिस के जांचकर्ता मेलिसा स्मिथ, बिल अयूब और पुलिस चीफ जोस रेवेरा के नेतृत्व में रखा गया। क्राइम लोकेशन पर ताज़ा और साफ सुथरे निशान मिले थे, जो जांचकर्ताओं को ये सोचने पर मजबूर कर गए कि ये हादसा नए साल की रात को हुई थी। लड़की के साफ सुथरे नाखून और बालों की हालत से भी कंफर्मेशन मिला। पूरी बॉडी निशानों से भरी हुई थी। ऊपरी कपड़ा अपनी जगह पर थे, लेकिन अंडरगारमेंट्स गायब थे। इसके अलावा वहाँ साइप्रेस की डालियाँ पाई गईं, जो छिपाने के लिए इस्तेमाल की गई थी, जो अजीब था क्योंकि इस क्षेत्र में कोई साइप्रेस के पेड़ नहीं उगते। इस कोशिश के बावजूद जांचकर्ताओं को कुछ खास सबूत नहीं मिले। बुरी खबर के साथ जांचकर्ता वैलेरी के परिवार के पास पहुंचे, जिन्होंने कुछ घंटे पहले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस खबर से पूरा परिवार शॉक्ड रह गया, खास तौर से मिशेल, जो सदमे में चली गई। बॉडी मिलने के तुरंत बाद जांच शुरू हो गई। ज्वाला परिवार ने बताया कि वैलेरी 8 बजे के आसपास अपनी दोस्त अन्ना और अपने चचेरे भाई रॉबर्ट के साथ नए साल की पार्टी में गई थी। ये आखिरी बार था जब उसे उसके परिवार ने देखा था। हालांकि 1 जनवरी 2003 की रात 1 बजे के आसपास वैलेरी ने अपने घर पे फ़ोन किया था और अपनी मां को बताया कि उसने अपने 2 दोस्तों को, जो शराब ज़्यादा पी लिया था, उसे घर छोड़कर जल्दी ही लौट आएगी। कुछ डर के बावजूद वैलेरी के माता पिता सोने चले गए, ये मानते हुए कि उनकी बेटी दोस्तों की संगति में बस वक्त भूल गई थी और जल्दी लौट आएगी। इसके अलावा जांचकर्ता ने वैलेरी के पिता केविन से पूछताछ की, क्या उसका किसी से झगड़ा हुआ था, उसका कोई दुश्मन है या किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी हो। केविन ने जोर देकर कहा कि उसकी बेटी का किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। वैलेरी बहुत मिलनसार और हंसमुख लड़की थी। परिवार से मिली जानकारी इकट्ठा करने के बाद जांचकर्ता ने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि उस रात पार्टी में क्या हुआ था और पार्टी में कौन कौन शामिल था। सबसे पूछताछ करने के बाद ही इस मामले को कोई दिशा मिल सकती है। सबसे पहले ऑफिसर डेनिस से मिले, फिर अन्ना से, जिसने बताया कि वो वैलेरी और रॉबर्ट के साथ 31 दिसंबर 2002 की रात को 10:30 बजे पार्टी में पहुंचे थे और पार्टी एंजॉय कर रहे थे। अन्ना ने ज़्यादा पी लिया था, इसलिए अन्ना ने वैलेरी को उसे घर छोड़ने के लिए कहा। सैमुअल पुएब्लो, जो दोस्तों में सैमी के नाम से जाना जाता है, फिल्मोर स्कूल का एक स्टूडेंट है और वैलेरी की बहन जेसिका का क्लासमेट भी है। उसने भी घर छोड़ने के लिए कहा। वैलेरी मान गई और तीनों पार्टी से रात 2 बजे के आसपास चले गए। ठीक उसी समय जब वैलेरी ने अपनी मां को फ़ोन करके इस बारे में बताया था। हालांकि अन्ना बहुत नशे में थी, लेकिन उसे याद है कि वैलेरी ने उसे घर छोड़ दिया था और सैमी के साथ चली गई थी। उसने कहा कि वैलेरी का इरादा था कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड आइजैक फ्लोरेस से मिलेगी और सैमी को घर छोड़ने के बाद वो सुबह अन्ना की कार वापस लाएगी।
सुबह 1 जनवरी को अन्ना ने देखा कि उसकी कार उसके घर वापस नहीं लाई गई थी। पुलिस ने तुरंत अन्ना की कार को खोजने का फैसला लिया क्योंकि इसमें अहम सबूत हो सकते थे। सभी लोकल पुलिस स्टेशन को खबर दी गई। जब पुलिस कार की तलाश कर रही थी, ऑफिसर सैमी से मिलने गए ताकि उस रात के बारे में डिटेल पता किया जा सके। सैमी ने कंफर्म किया कि वैलेरी ने उसे घर पहुंचाया था और बताया कि उसने वैलेरी को अपने घर के सामने छोड़ने के बाद नहीं देखा था। और उसने ये भी कहा कि वैलेरी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड आइजैक से मिलने जाने वाली थी। जांचकर्ता ने उस पार्टी के और भी लोगों से पूछताछ की जहां वैलेरी थी और पार्टी के वीडियो फुटेज भी देखे। एक वीडियो में वैलेरी को खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हुए देखा गया। उसके दोस्तों से पूछताछ के बाद ऑफिसर को पता चला कि आइजैक वैलेरी से थोड़ा बड़ा था और उनके बीच कुछ मतभेद भी रही थी क्योंकि वैलेरी ने उस रात आइजैक से मिलने का सोचा था और उसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा था। इसलिए ऑफिसर आइजैक को सस्पेक्टेड लिस्ट में डाल देते हैं। जांच जारी रही अन्ना की कार खोजने और वैलेरी के लापता होने की वजह का पता लगाने के लिए। ऑफिसर अब आइजैक के ठिकाने का पता लगाने में लग जाती है, लेकिन उससे पहले पुलिस को एक फ़ोन कॉल आता है जो बहुत ही चौंकाने वाला था। एक मार्केट में ब्लैक टोयोटा कोरोला को देखा गया है। पुलिस को 2 जनवरी 2003 को फिल्मोर शहर के लोकल मार्केट की पार्किंग में अन्ना की कार मिली। कार के अंदर की हालत देखकर पुलिस परेशान हो जाती है क्योंकि कार के अंदर उस रात की घटना के कुछ सबूत मिलते हैं जो बहुत अहम थे। कार में लड़की के कुछ निजी सामान मिले जो बहुत इंपॉर्टेंट सबूत थे। जब ऑफिसर ने आइजैक का पता लगाया तो पुलिस बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि जहां कार मिली थी वहां से कुछ ही ब्लॉक दूर रहता था आइजैक, और ये भी पता चला कि सैमी का घर भी इसी पार्किंग के पास था। अब पुलिस सीधा आइजैक से पूछताछ करने के लिए जाती है। पूछताछ के दौरान आइजैक ने बताया कि वैलेरी ने उसे गायब होने की रात उसे कई बार फ़ोन किया था, नए साल की शुभकामनाएं देने और उससे मिलने आने वाली है, लेकिन वो मिलने घर नहीं आई। हालांकि जांच से पता चला कि वैलेरी ने पार्टी छोड़ने से पहले सच में आइजैक को फ़ोन किया था, लेकिन पुलिस को अभी भी आइजैक पे संदेह था कि वैलेरी आइजैक के घर पहुंची थी कि नहीं। लेकिन सबूतों की कमी के कारण पुलिस उसे जाने देती है, लेकिन पुलिस उस पर नज़र बनाए रखती है। 4 जनवरी 2003 को पुलिस के पास जितने भी सबूत थे वो काफ़ी नहीं थे अपराधी तक पहुंचने के लिए। अभी और सबूतों की ज़रूरत थी। इसके अलावा वैलेरी पे पाए गए लार के नमूने को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया डीएनए टेस्ट के लिए, लेकिन मिलान के लिए किसी का डीएनए नहीं था और पुलिस को शक था कि ये लार में आइजैक का डीएनए हो सकता है। लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए आइजैक के डीएनए नमूने की ज़रूरत थी, जो बिना ठोस सबूत के मिलना थोड़ा मुश्किल था। पुलिस को और जानकारी की ज़रूरत थी, तब पुलिस ने वैलेरी के मामले में जानकारी देने वाले को $1000 का इनाम रखती है और कुछ ही समय बाद एक गवाह का फ़ोन आता है जो पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी था। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन वो अपनी पत्नी के साथ रास्ते से गुजर रहा था। उसने एक लड़के को देखा, पुराने वैन के पास खड़ा था। वो आदमी जो औसत से थोड़ा मोटा था, सड़क के किनारे अपने वैन का दरवाज़ा खोल रखा था और दरवाजे के पास खड़ा था। उसे देखकर कुछ शक हुआ। जांचकर्ता ने तुरंत उस गवाह की मदद से उसका स्केच बनवाया और इलाके में हर जगह और हर आसपास पुलिस स्टेशन में बंटवाया। जनता अभी भी डरी हुई थी कि अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहा था। एक और दिन बीत गया और ऑफिसर को एक और सुराग मिला। एक कपल ने बताया कि जब वो न्यू ईयर पार्टी करके सुबह सुबह बार से बाहर निकला तो उसने अन्ना की ब्लैक टोयोटा कोरोला को देखा था। सुबह अभी पूरी तरह से नहीं हुआ था, लेकिन वो कुछ अंधेरे में ही उसे देखा कि लगभग 20 साल के एक जवान आदमी को कार के पास खड़े हुए देखा था, जिसकी कद काठी मजबूत थी। और ख़ास तौर पे ध्यान देने वाली बात यह थी कि उसने एक जैकेट पहन रखी थी जो 20 से काली थी और उसकी बाहें शायद ग्रे कलर की थी। अब पुलिस को यकीन हो गया कि ये वही आदमी होगा जो पहले गवाह ने बताया था। एक आदमी कार का दरवाज़ा खोलकर खड़ा था और संदिग्ध लग रहा था, लेकिन घंटों की कोशिश के बावजूद जांचकर्ता उसकी पहचान नहीं कर सके। जब जांचकर्ता को लगा कि मामला अटक गया है तो कुछ ऐसा हुआ जिसने अंधेरे में रोशनी डाली। और फिर 6 जनवरी 2003 को एक ऑफिसर अपनी छुट्टी पूरी करके काम पर लौटा और उस ऑफिसर को इस केस की पूरी अपडेट दी जाती है। तब उस ऑफिसर को सैमी को देखकर उसे पिछली एक घटना याद आ जाती है जिसमें ऑफिसर ने सैमी को एक छोटे अपराध के लिए पकड़ा था और उसकी जांच करने पर पता चला कि सैमी रात में किसी और के घर गया और वहां से कुछ चीज़ें चुरा ली और कुछ चीज़ें अपने पास रखा। बाकी बचा सामान सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी चर्च के पीछे पार्किंग में एक कूड़ेदान में फेंक दिया। इस जानकारी से ऑफिसर का ये मानना था कि ऐसे अपराधी अक्सर अपनी इस हरकत को दोहराते हैं और पुलिस ने तुरंत वहां जांच करने का फैसला किया। 8 जनवरी 2003 को टीम चर्च पहुंचती है
और वैलेरी के मामले से जुड़े सबूतों को खोजने लगती है और पुलिस का शक सही साबित होता है। कूड़ेदान में लड़की के कपड़े और कुछ चीज़ें मिलती हैं, जिनमें एक काली पैंट और एक ईयररिंग मिलता है जो वैलेरी का था। इसके अलावा वहाँ 2 अलग अलग आकार के जूते के निशान और सरू की टहनियाँ मिलती हैं जो पहले वैलेरी के घटना स्थल पर मिला था। सभी मिले चीज़ों को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि पहले शक आइजैक पर था, लेकिन अभी ज़्यादातर सबूतें सैमी की तरफ इशारा कर रहे थे। अगली सुबह ऑफिसर सैमी के घर पहुंचते हैं। उससे फिर से पूछताछ की जाती है। उन्हें उम्मीद थी कि सैमी सब सच बता देगा, लेकिन उसने जो पहले बयान दिया था उसी पर डटा रहा। अब जांचकर्ता को डीएनए रिपोर्ट का इंतज़ार करना था, उसी से आगे पता चल सकता था। 3 हफ्ते बाद डीएनए रिपोर्ट आई, जिसमें चर्च में मिले ईयररिंग और कपड़े वैलेरी के थे। इससे पुलिस को सैमी के खिलाफ गंभीर कदम उठाने का आधार मिला, जिसमें डीएनए नमूना लेना भी शामिल था। अब पुलिस के पास तलाशी वारंट के लिए काफ़ी सबूत थे। तलाशी के दौरान जांचकर्ता ने सैमी के फिंगरप्रिंट और डीएनए नमूने लिए और सैमी से नए साल की पार्टी में पहने गए जूते मांगे और सैमी ने बिना किसी दिक्कत के अपने जूते दे दिए। घर की तलाशी के दौरान ऑफिसर को कुछ गुप्त स्थान मिले जहां सैमी का दूसरा चेहरा भी दिखा। जहां ऑफिसर को उसके बेडरूम में कुछ महिलाओं के कपड़े मिले और कई मोबाइल मिले जो स्थानीय महिलाओं के थे। महिलाओं ने बताया कि ये फ़ोन उनके बैग से या सोते समय गायब हो गया था। फिर जांचकर्ता ने सैमी से पूछताछ की। उससे पूछा कि उसका वैलेरी के साथ कैसा संबंध था, करीबी या सिर्फ दोस्ती तक था। लेकिन सैमी ने किसी भी अफेयर के लिए इनकार किया। उसका संबंध सिर्फ दोस्ती तक था। लेकिन जब ऑफिसर ने पूछा कि क्या तुम्हारा डीएनए वैलेरी के ऊपर पाया जा सकता है क्या, तो सैमी थोड़ा घबरा जाता है और वो अपना बयान बदल देता है और कहता है कि अन्ना को छोड़ने के बाद सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी चर्च के पार्किंग में रुककर एक प्यारा मोमेंट साझा किया था। ऑफिसर का शक बढ़ गया जब सैमी ने अपना बयान बदला। तब ऑफिसर को ये भी शक हुआ कि सैमी को छोड़ने के बाद वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने वाली थी। ये बात भी गलत हो सकती है। सैमी की हालत ख़राब होने लगती है और वो घबराने लगता है। सैमी कहता है कि उसे ठंड लग रही है। एक जांचकर्ता अंदर जाकर एक जैकेट लेकर आता है, लेकिन ये वही जैकेट था जो एक गवाह ने बताया था कि एक लड़के को देखा है जो काले जैकेट पहना हुआ था और उसकी आस्तीन ग्रे कलर की थी और जैकेट के ऊपरी हिस्से पर खून के धब्बे थे, जिसने संदेह को और बढ़ा दिया। अब ऑफिसर सैमी का डीएनए नमूना लेते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी था शक को पुख्ता करने के लिए। इस बीच लैब की रिपोर्ट आई कि सैमी के जूते के निशान घटना स्थल पर पाए गए निशान से मैच करते हैं। इससे उसकी घटना स्थल पर मौजूदगी का संकेत मिला, लेकिन आरोप लगाने के लिए ये ठोस सबूत नहीं था। कई महीनों के इंतजार के बाद डीएनए रिपोर्ट के रिजल्ट ने आखिरकार पुष्टि की कि वैलेरी के बॉडी पर मिले लाड़ के निशान सैमी के थे और दूसरा ठोस सबूत उसकी जैकेट पर पाए गए खून के धब्बे जो वैलेरी के थे। 3 जून 2003 को सैमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अदालत की सुनवाई 9 जुलाई 2004 को हुई। जांचकर्ता ने अपने इल्ज़ामों में दावा किया कि सैमी ने चर्च के पार्किंग में वैलेरी के साथ ज़बरदस्ती की, जिसके बाद उसने बॉडी को एक कंक्रीट ड्रेनेज पाइप में छिपा दिया। ऑफिसर के अनुसार सैमी वैलेरी के साथ फिजिकल होना चाहता था, लेकिन वैलेरी ने इनकार कर दिया। तो सैमी ने वैलेरी के साथ ज़बरदस्ती करना चाहा, तो वैलेरी कार से बाहर निकलकर चर्च की ओर जाने लगी, लेकिन सैमी ने उसका पीछा किया और फोर्सफुली सब कुछ किया। और फिर आखिर में इस घटना को अंजाम देने के बाद सैमी ने सारे सबूतों को ठिकाने लगाने की कोशिश की। वैलेरी के कपड़े और बाकी अंग वस्त्र को चर्च के पीछे एक ट्रैश कंटेनर में फेंक दिया और यहाँ से सैमी का घर नज़दीक था। वो घर गया और वहाँ से कार ली, वापस चर्च आया, वैलेरी को कार में रखा, फिर बॉडी को ड्रेनेज नाले में फेंक दिया। उसी वक्त उसे एक कपल ने देखा जो बार में एक पार्टी से लौट रहे थे। बाद में सैमी फिर से चर्च के पार्किंग में लौटा, अन्ना की कार ली और उसे बाजार के पार्किंग में छोड़ दिया, जहाँ उसे एक और गवाह ने देखा। सैमी के खिलाफ मुकदमा लगभग 1 महीने तक चला और आखिरकार उसे 2 अगस्त 2004 को इस गंभीर अपराध का दोषी पाया गया और बिना पेरोल की संभावना के आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। इस फैसले से वैलेरी के परिवार और दोस्तों को कुछ राहत तो मिली, लेकिन ज्वाला परिवार ने वैलेरी को हमेशा के लिए खो दिया। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही सच्ची घटना पर आधारित कहानियों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।